गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के इस एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फिर जल्दी से लाइव आइए और लाइव आकर एक बार बताइए कि मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, क्योंकि भैया आज बहुत ज्यादा कल रात से ही दिल्ली में बारिश हो रही है और बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। ठंड तो मतलब चरम सीमा पे है। आप देख रहे हो, एक इसके नीचे भी मैंने एक डाल रखा है इनर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तीन तीन पहन रखे हैं, उसके बाद भी ठंड नहीं रुक रही है मेरी। उसका रीजन ये है, कल रात से दिल्ली में कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है। इनफैक्ट कल रात को तो ओले भी पड़े हैं यहाँ पे, आपके यहाँ भी पड़े होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से ओले पड़े हैं कल रात को भी। और बहुत ठंड है इधर वाले एरिया में, और बारिश की वजह से इंटरनेट भी एकदम आज सुबह से ऐसा जा रहा है। आज मेरी सुबह से तीसरी क्लास है आपके बैच में, ऊपर से मेरा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, ऊपर से ये ट्यूबलाइट भी जल्दी जल्दी बीच में बंद हो जा रही है। आज आपकी क्लास में भी आपको दिखेगा ऐसा तो। और दिल्ली में लॉकडाउन है अभी, पता है ना आपको, कर्फ्यू लगा हुआ है। लॉकडाउन क्या, उसको नाम दे दिया कर्फ्यू। मतलब इस शनिवार और इतवार, आज और कल दिल्ली पूरे तरीके से, मतलब हमारे वाले एरिया को तो इस तरीके से कल कर रखा है कि आज मैं दूध लेने गई, और दूध लेने गई तो 2 बार मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से इधर दुकानें वुकानें सब बंद कर रखी हैं। और कल मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाई थी, मेरा गला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था कल, और गले का ही खेल है हम टीचर्स का। तो कल बहुत ज्यादा मेरे को बुखार सा भी हो रखा था। इनफैक्ट शरीर तो आज भी टूट रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार अब बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन भगवान से यही प्रे करना कि मुझे बुखार नहीं हो, क्योंकि अगर बुखार हुई तो कम से कम 5-6 दिन लगा लेती है वो इंसान के, बेड से नहीं उठने देती है बुखार 5-6 दिन के लिए। तो हालांकि मैंने कल अपनी अच्छे से टैबलेट वगैरह खाई है, लेकिन आराम है, गले में थोड़ा आराम है। सुबह से मैंने आज गरारे किए हैं बहुत गर्म पानी में डाल के, और भयंकर बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर दिल्ली में। तो अगर आप लोग आए तो इधर देखिएगा, एकदम कर्फ्यू लगा के ऐसा लग रहा है पुराने दिन वापस लौट के आ गए हैं। कहीं किसी को भी नहीं निकलने दे रहे हैं। हमारे वाले एरिया में तो मतलब थोड़ा सा पॉपुलेशन ज्यादा है ना, मुखर्जी नगर वाले एरिया में, इसलिए यहाँ तो बिल्कुल बंद रखते हैं। वो तो ये है कि मैंने घर में स्टूडियो बनवा रखा है, नहीं तो मैं आज ऑफिस, ऐसा होता कि ऑफिस जाती तो क्लास नहीं ले पाती मैं, है ना। चलो फिर स्टार्ट करें अब आज की क्लास। आज हमें क्या पढ़ना था, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। कल मैंने क्लास नहीं ली तो उसका रीजन मैं बता चुकी हूं, और कल वाली क्लास की जगह मैं कल संडे को क्लास लूंगी आपकी 8 बजे। कल आपकी 8 बजे क्लास होगी, और कल मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो होगा, देखो वो क्लास यूट्यूब पे भी चलेगी, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी क्लास है जो मुझे यूट्यूब वाले बच्चों को भी देनी है और आपको भी देनी है। आपने देखा होगा हर एग्जाम में स्टडी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे किसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, ऐसा आता है ना एग्जाम में। तो बेटा ये मैंने एक क्लास इसके 3 पार्ट में पढ़ाऊंगी। 25-30 स्टडी आपको कल लिखवा के जाऊंगी, थोड़ी सी ट्रिक से याद करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से, मुझे पता है आपको एक साथ नहीं याद होती है। एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी होती है, इस्थियोलॉजी किसकी स्टडी होती है, सेरोलॉजी किसकी स्टडी होती है ना। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी बेटा एक क्वेश्चन स्टडी से आ जाए। इसलिए हालांकि कल तो संडे मेरी कोई क्लास नहीं, सिर्फ आपके बैच में ही क्लास होने वाली है, एक क्लास रखने वाली हूँ, वो भी बुखार ठीक हुआ तो ही ले पाऊंगी। अगर बुखार हुआ तो मैं कल रेस्ट करने वाली हूँ, ताकि अगला पूरा वीक मुझे पढ़ाना भी है इसलिए। ठीक है, तो कल 8 बजे मैं ये स्टडी वाली क्लास लूंगी, कुछ ट्रिक के साथ करवाने वाली चीजें पढ़ाऊंगी आपको। हालांकि छोटा सा क्लास होगा, ज्यादा नहीं होगा, 25-30 मिनट का क्लास होगा। वो इसलिए क्योंकि एक साथ सारी करवा दूंगी तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। 20-25 स्टडी कल पढ़ाऊंगी, 20-25 अगले वीकेंड में, फिर अगले वीकेंड में। तो हर वीकेंड में कुछ ऐसी ट्रिक्स वाली क्लास आपको दिया करूंगी जो सीधा एग्जाम में ट्रिक लगा के आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, है ना। तो ये कल आपको 8 बजे मैं आपके बैच में लूंगी, तो आप उस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बोले तो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे, और आज हमें इसे खत्म भी करना है। भले ही थोड़ा सा लंबा क्लास ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ चीजें बतानी है मुझे अभी। देखो बहुत सारी चीजें तो हम कर चुके थे। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में क्या क्या पढ़ा था, कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमें किसके बारे में पढ़ना होता है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है। हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं हम। और इस पूरे सिस्टम को, जहां पर जितनी सारी, हम कितनी ग्लैंड्स पढ़ते हैं सिस्टम में, इसमें हम 9 पढ़ते हैं। 9 के नाम बताए थे, लोकेशन बताई थी, कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है ये बताई थी, है ना। अब 1-2 ग्रंथियां ऐसी हैं जिनसे बहुत ही लिमिटेड एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो जरा सुनिएगा क्या क्या। नहीं, शाम को इवनिंग में 8 बजे बेटा, सुबह 8 बजे नहीं होगी, ठीक है। तो सुनिएगा क्या 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 जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक ग्रंथि है
बहुत खांसी हो गया, एकदम बुखार ऐसा हो रखा है। सुनो, एक ग्रंथि है पिट्यूटरी। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रही थी, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन के भी। हिंदी में इसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। कुछ फैक्ट बता रही हूं इस ग्रंथि के, और इसके हार्मोन को याद करने की एक ट्रिक बता रही हूं, जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपके एग्जाम में हेल्प करेगी अगर यहां से क्वेश्चन आया तो। देखो, पीयूष ग्रंथि को ही हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो आप बोलिएगा पीयूष ग्रंथि को। क्यों बोलते हैं? बिकॉज टोटल कितनी एंडोक्राइन होती है? 9 होती है। 9 में से एक को हटा दो। कौन सा हटा दो? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हटा दो। एक पिट्यूटरी हो गया, एक हाइपोथैलेमस, तो 2 माइनस होगी 9 में से। कितनी बची बेटा? 7 बची। तो पिट्यूटरी क्या करता है? हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी की 7 ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उन्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। किस तरीके से कंट्रोल करता है? जैसे मेरे गले में थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड अपने आप हार्मोन नहीं बनाती है बेटा, पिट्यूटरी अपना हार्मोन बना के इसके पास भेजेगी और कहेगी, हार्मोन के थ्रू अपना मैसेज भेजेगी कि जाओ हार्मोन और थायराइड को बोल दो अपना हार्मोन बनाना शुरू कर दे। तब थायराइड अपना हार्मोन बनाएगा, फिर पिट्यूटरी एक और हार्मोन रिलीज करेगी, बोलेगी बस थायराइड को जाके बोल दो इतना ही हार्मोन बनाना है। ठीक उसी तरीके से पिट्यूटरी आता है, अपना हार्मोन लेके, खुद नहीं आती, मतलब अपने हार्मोन को भेजती है किसके पास? एड्रीनल ग्लैंड के पास। और एड्रीनल ग्लैंड को बोलता है वो हार्मोन तुम क्या बनाने लग जाओ? हार्मोन बनाने लग जाओ। तो पिट्यूटरी बाकी की 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। बाकी सब किसके इशारे पे काम करती हैं? पिट्यूटरी के इशारे पे। जैसे मैं इस क्लास की मास्टर हूं, तो आप लोग सब बच्चे हो मेरे लिए, है ना? तो मैं आप लोगों को डांट भी सकती हूँ, मैं आप लोगों को बोल भी सकती हूँ पढ़ाई करो, मैं आप लोगों को बोल भी सकती हूँ ना पढ़ाई करो, पढ़ाई छोड़ दो, है ना? तो इसी तरीके से ठीक हमारे बॉडी में जो 7 ग्रंथियां हैं उन्हें कंट्रोल करने वाली पिट्यूटरी होती है, तो पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब पिट्यूटरी को भी कोई ना कोई तो सिग्नल देता होगा। पिट्यूटरी को कौन सिग्नल देता है? तो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है बेटा हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्रंथि को कौन सिग्नल देता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर का भी मास्टर, और मास्टर का मास्टर क्या हो सकता है? सुपर मास्टर हो सकता है। तो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस। तो एग्जाम में आ जाए कि मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तब आप क्या बोलेंगे बेटा? तब पिट्यूटरी को कहते हैं। अब पिट्यूटरी को सिग्नल कौन देता है? हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी का मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का मास्टर या सुपर मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है? अरे भैया, हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट भी होता है, और दिमाग को कौन कंट्रोल कर सकता है? दिमाग या दिमाग के हिस्से को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तांत्रिक ही कर सकते हैं फिर तो वो। तो ये खुद एक ब्रेन का हिस्सा है, वो बात अलग है कि ग्रंथि की तरह काम कर रहा है, तो इसे किसी के कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद अपने इशारों पे काम करता है, बिकॉज ये ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यही एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, क्या मास्टर ग्लैंड ये है, सुपर मास्टर ग्लैंड ये है। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं बता दूं पिट्यूटरी से और क्या क्वेश्चन आते हैं। ये सब तो पढ़ा चुकी हूं, दिमाग में होती है, मटर के दाने जैसी होती है, और आपको कैसे अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो पीनियल ना हो तो पिट्यूटरी को ऑप्शन करके आ जाना, ये सब तो पढ़ा चुकी हूं मैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। इस ग्रंथि से बहुत ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। जब हम बात करते हैं तो पिट्यूटरी के 2 हिस्से होते हैं, एक इसका आगे वाला है तो इसे कहते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसे बोलते हैं पश्च मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी का आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला है। पीछे वाले से सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं, दोनों के नाम लिख दो ऐसा का ऐसा। पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एडीएच। दोनों के बारे में पढ़ा चुकी हूं, बार बार पढ़ाऊंगी नहीं। तो पिट्यूटरी के या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के पिछले हिस्से से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से बेटा? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। अक्सर एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इनको। और पिट्यूटरी के जो आगे वाले हिस्से से निकलते हैं उसका एक ट्रिक बता रही हूं और उस तरीके से याद कर लो। ठीक है, इसका एक ट्रिक बता रही हूं, उस तरीके से याद कर लो। कैसे? तो सुनो, जो पिट्यूटरी के
मतलब अग्रभाग से, अग्र का मतलब क्या हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो उससे निकलने वाले हार्मोन का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, फ्लैट में पीजी। किस तरीके से याद करोगे, फ्लैट FAFLATMPG, पीजी होता है ना पेइंग गेस्ट, जहां पर आप पीजी रहते हो, जैसे लड़का लड़कियों का पीजी अलग अलग होता है, दिल्ली में तो आजकल एक भी होता है, ठीक है। चलो सुनो, फ्लैट में पीजी, इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अब बनाते हैं इससे कौन कौन से हार्मोन हैं। एफ से कौन सा है, एफ से बनता है बच्चा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनकी फुल फॉर्म बाद में लिखेंगे, पहले सिर्फ नाम लिखो। एल से बनता है LH हार्मोन, ए से बनता है ACTH हार्मोन, ध्यान से सुन लीजिएगा। टी से बनता है यहां पर थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH हार्मोन, TSH हार्मोन। एम से बनता है MSH हार्मोन। पी से बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये तो इसका फुल फॉर्म ही लिख लो, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वैसे PH लिखा जाता है इसको, ठीक है। और जी से बनता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या बनता है, गोनेडो, जी से पहले ये ले लो, GH हार्मोन, ठीक है, GH हार्मोन, वो आगे बताती हूँ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वाले की बात, वो तो इन दोनों को ही एक साथ बोलते हैं, ठीक है। चलो हो गया, क्या बोला मैंने, सुनिएगा। अब बहुत बारिश हो रही है बेटा, नेट की प्रॉब्लम आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी सुबह से नेट की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी क्लास भी बफर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह से चल रही है। तो पिट्यूटरी के पीछे वाले भाग से तो 2 हार्मोन हो गए, अब जानने की जरूरत नहीं है। अग्र भाग से फ्लैट में पीजी, फ्लैट में पीजी, ये ट्रिक है मेरी बनाई हुई है, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कौन कौन से हार्मोन है, FSH, LH, ACTH, TSH, MSH, PH प्रोलैक्टिन हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन। अब इनकी फुल फॉर्म लिख लो, इनकी क्या लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो, अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे। देखो FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, अरे यार, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि मैम आप हिंदी में लिखो, अरे भाई इसकी हिंदी नहीं होती, अंग्रेजी में ही आएंगे ये नाम, चाहे हिंदी से एग्जाम दो चाहे अंग्रेजी से एग्जाम दो, यही आएंगे। अब आओ नेक्स्ट, LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनके फंक्शन तो आ जाएंगे MCQ की जब करेंगे ना तब आ जाएंगे, ठीक है। ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ट्रोपिन हार्मोन लिख दिया। चलो अगला लिखो, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख लिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH की फुल फॉर्म लिखो, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद लिखो PH की तो फुल फॉर्म पहले ही हो गई है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, फिर रिपीट कर रही हूं मैं। GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन का ना बेटा एक और नाम होता है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, अगर ये इस नाम से भी आ जाए ना, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन से भी नाम आ जाए ना, तब भी बता देना ये उसी का नाम है। चाहे ग्रोथ हार्मोन बोलो चाहे वृद्धि हार्मोन बोलो, वृद्धि हार्मोन ये हमारे बॉडी की ग्रोथ करवाता है, हाइट देने वाला हार्मोन यही होता है, या इसका दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन। हो गया याद, कितना आसान हो गया पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। एक तो इस ट्रिक से याद कर लो, इससे भी छोटी ट्रिक बताऊं, जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में स्टिमुलेटिंग शब्द आ रहा है वो तो पक्का पिट्यूटरी का ही होगा। जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में स्टिमुलेटिंग आ रहा है तो बेटा आप हमेशा याद रखोगे कि वो पिट्यूटरी का ही हार्मोन है। दूसरा, जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में ट्रोपिन आ रहा है वो भी किससे निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। स्टिमुलेटिंग, ट्रोपिन, दोनों शब्द जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में आ रहे हैं वो हमेशा किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ही हार्मोन होता है।
तो फ्लैट में पीजी। अब मैम आप क्यों बता रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, एसीटीएच हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, अब वहां सुमड़ी समूह लेके खड़े हो जाओगे। तो याद कर लेना, फ्लैट में पीजी, तो ए आ तो रहा है फ्लैट में, तो बच्चा ए का मतलब एसीटीएच, और किसने रिलीज किया, और देख लो ना एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन आ रहा है, तो ट्रोपिन आए, स्टिमुलेटिंग आए पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के एक तो इतने हार्मोन याद कर लो, और दो कौन कौन से बच्चा, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। तो ये सब पिट्यूटरी रिलीज करता है। मास्टर ग्लैंड ऐसे ही नहीं बोलते इसे, देखो मास्टर वाला काम भी तो कर रहा है ना, मास्टर वाला काम भी तो कर रहा है, इतने सारे काम भी तो मास्टर वाले ही कर दिए, इतने मास्टर ग्लैंड ऐसे नहीं बोलते, इतने हार्मोन बनाती है ये। खत्म, समझ में आ गई मेरी बात। चलो अब एक बात और सुनो, जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उसकी ट्रिक बता रही हूं। जब किसी हार्मोन की फुल फॉर्म में रिलीजिंग लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, रिलीजिंग, रिलीज करवाने वाला, और लगा हुआ हो इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग का मतलब होता है बंद करने वाला, बंद करने वाला, समझ रहे हो। जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में रिलीजिंग शब्द आ रहा है या इनहिबिटिंग आ रहा है, वो पक्का हाइपोथैलेमस का होगा। जैसे मैम 2-4 एग्जांपल बताऊं ना, बता देती हूं अभी एग्जांपल। जैसे बेटा एक हार्मोन होता है GnRH, एक हार्मोन होता है GnRH, ऐसे लिखते हैं उसे, इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन, इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो अब बताओ रिलीजिंग शब्द आ गया तो किसको लोगे आप, हाइपोथैलेमस। एक और हार्मोन बता रही हूं, MIH, MIH, MIH की फुल फॉर्म होती है मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग का मतलब बंद करना। तो बेटा इनहिबिट आ गया तो किससे निकलेगा पक्का, हाइपोथैलेमस। तो जिस हार्मोन के, याद रखिएगा, फुल फॉर्म में ट्रोपिन आ रहा है, आप बोलोगे ट्रोपिन तो यहां पर भी आ रहा है, बेटा ट्रोपिन रिलीजिंग दोनों एक साथ हो, तो रिलीजिंग से ट्रिक से करके आओगे। है ना, समझ में आ गई मेरी बात। तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग आए तो हाइपोथैलेमस, और बच्चा ट्रोफिन आए या ट्रोपिन आए या क्या है हमारा, आप बता दोगे, स्टिमुलेटिंग आए तो वो पिट्यूटरी। ये ट्रिक बता रही हूं सारी। अब आओ एक हार्मोन के बारे में और बताती हूँ जो अक्सर एग्जाम में आता है। इस हार्मोन का नाम सुना है आपने, डोपामीन हार्मोन। क्या सुना है इसके बारे में, क्योंकि ये ALP के एग्जाम का क्वेश्चन है। अब जब ALP में आ सकता है तो भाई कहीं पर भी आ सकता है। हाँ जी, मैम को तो कुछ भी बोलना होता है, मैंने क्या बोल दिया ऐसा सोनू, तो इतनी सी बात का गुस्सा कर रहे हो तुम टीचर का। मैंने ये बोल दिया कि सोमुड़ी से मुंह करके बैठ जाओगे। हमारे टीचर्स ना मारते थे, हम 12वीं क्लास में हमारा एक फिजिक्स के टीचर थे, अगर तुम्हें वैसे टीचर मिल जाए ना, तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, खेत में काम करोगे सीधा। चलो, MSH का फुल फॉर्म होता है मतलब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो सुनो, बताओ डोपामीन के बारे में सुना है, नहीं सुना, सुनो। ये हाइपोथैलेमस ही बनाता है, हाइपोथैलेमस ही बनाता है ये हार्मोन। ये वही हार्मोन है जब आप खुश होते हो तो आपको खुशी महसूस करवाता है, जब आप में हैप्पीनेस आती है उस खुशी को महसूस करवाने वाला हार्मोन यही होता है। और यही हार्मोन आपको लत लगवाने वाला हार्मोन भी होता है, किसी भी चीज का एडिक्शन लगवाने वाला। एडिक्शन का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज की लत। अब कुछ लोगों को चाय पीने की लत होती है, कुछ लोगों को रेगुलर जिम जाने की लत होती है, कुछ लोगों को बीड़ी पीने की लत होती है, कुछ लोगों को सिगरेट पीने की लत होती है, कुछ लोगों को तंबाकू खाने की लत होती है। लत तो कैसे भी हो सकती है, कुछ लत अच्छी भी होती है, जैसे भाई जिम जा रहे हो तो फिजिकली फिट हो तो वो एडिक्शन अच्छा है आपका, और लत खराब भी हो सकती है। तो जब बात करते हैं डोपामीन की, तो डोपामीन तब निकलता है जब आपको किसी भी चीज की खुशी होती है। जैसे आप मेरे लिए 1 किलो गुलाब जामुन लाओ, मुझे खुशी होगी बहुत, तो जो खुशी महसूस करवाएगा, तो वो जो महसूस हो रही है वो किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से। ये निकलेगा
जैसे मुझे गुलाब जामुन का डिब्बा दिखेगा 1 किलो का, मैं खुश होंगी, मेरे में ये निकलेगा, ये निकल रहा है इसीलिए मैं खुश हो रही हूं। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी खुशी। आपको आपके पापा ने गिफ्ट किया कुछ, है ना, किसी ने आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया, आपने उस सरप्राइज को देखा और एकदम आप खुश हो गए। तो बच्चा, ये खुशी वाला हार्मोन, इसका नाम ही होता है हैप्पीनेस हार्मोन। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंसान के शरीर में खुशी को महसूस करवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, हैप्पीनेस हार्मोन कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? डोपामीन होता है। अब मैम ये लत कैसे लगवाता है? सुनो, आप 9वीं 10वीं क्लास में आए, आपका दोस्त पहले से ही सिगरेट पीता है, वो आपको एक दिन ले गया सिगरेट पिलाने, अरे भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक सिगरेट पी ले, कुछ नहीं होता है। आपने पहले दिन सिगरेट पी और दोस्त, आप हालांकि बगल में बैठा है आपका दोस्त, कह रहा है बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होगा, पी ले, आज आज पी ले, है ना। तो आपने पी, जब पी तो आपके बॉडी में डोपामीन निकला तो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा सिगरेट पीने। हालांकि आपके फेफड़े कह रहे हैं मत पियो, गले में अड़ रही है, आपको पीनी नहीं आ रही, लेकिन हार्मोन लोचा सबसे बड़ा लोचा होता है, बोलते हैं ना वो केमिकल लोचा है इसके दिमाग में, वो केमिकल लोचा इन्हीं की वजह से होता है, हार्मोन्स को ही बोलते हैं हम। तो आपने पिया थोड़ा सा, जब पिया आपको अच्छा लगा, अगले दिन आप फिर जाओगे दोस्त के साथ, फिर पियोगे, फिर डोपामीन निकलेगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा, फिर तीसरे दिन जाओगे, थोड़ा डोपामीन और निकलेगा और अच्छा लगेगा, धीरे 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 आपको इतना अच्छा महसूस करवा देगा ये हार्मोन सिगरेट पीना कि फिर दोस्त ना भी होगा तो आप खुद थड़ी पे जाओगे, खुद खरीद के आप पियोगे। और फिर एकदम अव्वल दर्जे का हो गया तो भाई उसके बाद तो आप सिगरेट पीने के पीछे किसी का कत्ल भी कर दोगे, लेकिन चाहिए आपको। क्यों चाहिए? ये मांग रहा है, आपकी गलती नहीं है। तो आपको स्मोकिंग की लत लग चुकी है, आप में एडिक्शन लग चुका है। तो एडिक्शन लगने वाला हार्मोन भी कौन सा होता है? डोपामीन। लोग ड्रग्स लेते हैं, आपने देखा है कभी जिस इंसान को ड्रग्स रेगुलर ले रहा है 5-6 साल से, और एक दिन आप अचानक उसको ड्रग्स ना दो, ऐसे होएगा वो, ऐसे 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 कपाने लग जाएगा, पूरा हाथ पांव दौड़ेगा, आपको मारने दौड़ेगा। तभी तो लोगों को, जिन लोगों को ड्रग्स लेते हैं, जो नशे करते हैं, उनको रिहैब सेंटर छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनके अंदर ये निकलता है, ये मांगता है। आपने जब ड्रग्स वगैरह ली, आपको अच्छा लगा थोड़ा सा। अब ड्रग्स किसी बहुत सारे टाइप की होती है, अफीम, चरस, गांजा, मैरिजुआना, बहुत कुछ होता है, ये जो भी आपने नाम सुने होंगे, है ना। तो आपने लिया, पहले दिन आपको अच्छा लगा, फिर दूसरे दिन लोगे, फिर आपको डोपामीन निकलेगा, अच्छा लगेगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा डोपामीन डिमांड करने लगेगा, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो भैया आपके बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पार्किंसंस डिजीज या पार्किंसन रोग किस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होता है? ये हार्मोन किसकी वजह से होता है? इसी हार्मोन की वजह से। जब ये हार्मोन निकल रहा है और आप वो चीज नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से ये निकल रहा है, तो भैया ये अपने साइड इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर देता है। आपके हाथ ऐसे कपाएंगे, फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। जब रोना है तो हंसने वाले एक्सप्रेशन दोगे, जब हंस रहे हो तो रोने वाले एक्सप्रेशन दोगे, बोलोगे जुबान लड़खड़ाएगी, कान हमेशा गर्म रहेंगे। इस बीमारी को पार्किंसंस डिजीज कहा जाता है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किस हार्मोन के असंतुलन की वजह से आपको पार्किंसंस डिजीज हो जाता है? तो आप बताओगे डोपामीन हार्मोन। कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझ में आ गई है मेरी बात? है ना। नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद रखिएगा, पार्किंसंस डिजीज उन लोगों को होती है जो लोग बहुत किसी न किसी चीज के एडिक्शन है, चाहे वो स्मोकिंग के हैं। कुछ लोगों को चाय की होती है यार एडिक्शन। जैसे सुबह सुबह आप देखोगे, मुझे सुबह सुबह बिना चाय के मैं उठ भी नहीं सकती हूँ बेड से, है ना। सुबह सुबह चाय चाहिए, तो मेरे अंदर चाय की लत है, वो खराब है। तो खराब एक लिमिट के बाद तो वो भी खराब ही है ना। कुछ लोगों को मीठा खाने की लत होती है, तो अच्छी लत पालें अपने अंदर, तो ये याद रखिएगा। चलो, तो ये हो गया डोपामीन के बारे में मैंने बता दिया, पिट्यूटरी के बारे में कुछ पॉइंट बता दिए, और पेनक्रियास तो हमने पहले से ही बहुत सारी पढ़ रखी है, तो उसकी इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। और मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ा सकती हूँ या जिसको रिवाइज करने की आपको जरूरत है। बाकी तो क्वेश्चन से सारे हो ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बाकी तो सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे, ऐसा कोई है नहीं। चलो, थोड़ी सी बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। एक और ग्लैंड है जिसे हम किस किस नाम से जानते हैं, ये सुन लो।
एड्रीनल ग्लैंड। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या सुनेगा इसे? अधिवृक्क। हमारे वृक्क किडनी के ऊपर होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। किडनी होती है ऐसे राजमा के जैसी, और इसके ऊपर ऐसे आपकी एड्रीनल है। ठीक इसी प्रकार से एक और किडनी है तो उसके ऊपर ऐसे एड्रीनल है। तो पहला क्वेश्चन तो अगर आप पूछ ले एग्जाम में क्या कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे दोनों किडनियों के ऊपर। अब किडनी कहाँ होती है पता है? अक्सर मैं बच्चों से पूछती हूँ किडनी कहाँ होती है, बच्चा बोलते हैं यहाँ होती है, यहाँ होती है, पेट में होती है। अबे उन लोगों किडनियां यहाँ होती है, पीछे की तरफ इस वाले पार्ट में, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल में यहाँ होती है किडनी। जब भी आपको किडनी में दर्द होगा, भगवान ना करे कभी हो, तो आपको इस हिस्से में दर्द होगा, इस हिस्से में, ठीक है। इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? इसके नाम सुनो पहले तो। इसे कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन ग्रंथि। भैया आपातकालीन स्थिति में ही अपने हार्मोन निकालेगी, दिन रात हार्मोन नहीं निकाल रही है। जब आपके बॉडी में कुछ इमरजेंसी कंडीशन लगती है ना, तब ये निकालती है। दूसरा, इसी को बोलते हैं 3F ग्लैंड। अभी बात आते हैं 3F का मतलब क्या होता है। इसे कहते हैं 4S ग्लैंड। इसे कहते हैं डू और डाई, करो या मरो। एग्जाम में अक्सर आता है किस ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि कहा जाता है, या बोलते हैं डू और फ्लाई, या तो करो या उड़ जाओ, करो या उस जगह से भाग जाओ, करो या भागो, करो या उड़ो। अगर ये सारे नाम पूछ लेना, ये सब नाम एक ही ग्रंथि के होते हैं। किसके? एड्रीनल ग्लैंड के, अधिवृक्क ग्रंथि के। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इमरजेंसी कंडीशन में ही यह हार्मोन निकालती है। कैसी इमरजेंसी कंडीशन? सुनो, 3F, 3F को कंट्रोल करता है इससे निकलने वाला हार्मोन। किस 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 F को? तो सुनो, पहला होता है फियर। फियर का मतलब होता है डर। जब आपको डर लगेगा, रात को मैं आपको 1 बजे कब्रिस्तान भेज दूं, डर लगेगा। वो जो डर को महसूस करवा रहा है, उसी हार्मोन को ये ग्रंथि निकालती है। और उस हार्मोन को भी इमरजेंसी हार्मोन, उसका नाम होता है एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन। ये जो हार्मोन होते हैं ना, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन, यही होते हैं बेटा इमरजेंसी कंडीशन में निकलने वाले। एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन ये निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे तो भैया 3F को कंट्रोल करेंगे। पहले तो आपको डर लगा, डर को महसूस करवाया उसने जम के, एकदम भूत आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, वहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। उसके बाद दूसरा F, दूसरे F का मतलब होता है फाइट। उस डर का सामना करो, या तो उस डर का सामना करो, या उस जगह से क्या हो जाओ, फ्लाइट हो जाओ, उस जगह से भाग जाओ। तो डर लगना, उस डर के तरफ आपको लड़ाई करने के लिए मोटिवेट करने वाला हार्मोन। और भैया अब लड़ाई नहीं करोगे तो उस जगह से भाग जाओ। यही तो ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, या तो करो या मर जाओ। अगर उस जगह से नहीं भागोगे तो भैया भूत भूत तो कुछ नहीं होते, लेकिन हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? फियर, फाइट, फ्लाइट। अच्छा, कभी कभी यहाँ फ्राइट भी लिखा होता है, फ्राइट का मतलब भागना ही होता है। इतनी अंग्रेजी पढ़ी होगी आपने कभी, है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, उस डर से लड़ाई करो या भाग जाओ। इसीलिए इस ग्रंथि को बोलते हैं डू और डाई, करो या मरो। भाई करोगे नहीं तो मरोगे, ठीक है। डू और फ्लाई, या तो कर दो या भाग जाओ यहां से। तो करो या भागो, करो या उड़ो, करो या मरो अगर पूछ ले तो वो इसी ग्रंथि को कहा जाता है। तो 3F का मतलब पता लग गया। अब 4S का मतलब सुनो। इसने 3F को कंट्रोल करा, फियर का 1 F, फाइट का दूसरा F, फ्लाइट का तीसरा F। ऐसे ही ये 4S को भी कंट्रोल करती है। यही ग्लैंड 4S को भी कंट्रोल करती है। और 4S का मतलब क्या क्या होता है? पहले S का मतलब है शुगर रेगुलेशन। शुगर रेगुलेशन हिंदी में लिखोगे शर्करा की मात्रा पर संतुलन। शर्करा की मात्रा पर संतुलन करती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे मैम आपने कल तो पढ़ाया था, कल नहीं परसों तो पढ़ाया था, शुगर रेगुलेशन इंसुलिन करता है। लेकिन मैम ने वहां बताई थी कहां का शुगर रेगुलेशन? खून का। साफ साफ लिखा था ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन। उसके अलावा जिस भी हिस्से में शुगर है उसको रेगुलेट करने वाला एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, दूसरे एस का मतलब होता है, पहला एस हो गया शुगर का, दूसरे एस का मतलब होता है सॉल्ट रेगुलेशन।
सोल्ट रेगुलेशन, आपके बॉडी में नमक की मात्रा पर कंट्रोल करता है। नमक का नियंत्रण, कितना नमक होना चाहिए, कहां पे, 2S। तीसरा स्ट्रेस रेगुलेशन, जब आपकी किसी सेल के पास स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब किसी चीज की कमी हो जाती है सेल के पास, तब उस सेल के अंदर तनाव पैदा होता है, तनाव नियंत्रण, या आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस होता है उसको भी फील करवाने वाला। और फोर्थ होता है सेक्सुअल कैरेक्टर, लैंगिक लक्षण बनाने वाला, लैंगिक लक्षण बनाने का काम करता है इससे निकलने वाला हार्मोन। तो बच्चा ये तो नहीं पूछता है कि इससे निकलने वाले हार्मोन कौन से होते, नाम याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा काम, लेकिन 4S पूछ सकता है कि 4S का मतलब क्या है, तो शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस, सेक्सुअल कैरेक्टर। तो भैया इन 4 को कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड ने 4S को कंट्रोल किया और 3F को कंट्रोल किया। लेकिन ये सिर्फ मैंने कहा ना, देखो अब स्ट्रेस हर दिन थोड़ी होता है सेल को, या हम लोगों को हर दिन थोड़ी होता है। इमरजेंसी कंडीशन में स्ट्रेस होता है तो इमरजेंसी कंडीशन में निकालेगी, ठीक है। सोल्ट भी रेगुलेशन का काम कब करेगी, जब किसी सेल के पास बहुत ही कम सोल्ट हो गया या बहुत ज्यादा हो गया, तो एक तरीके की इमरजेंसी है, तब ये करेगी। शुगर रेगुलेशन, बहुत ज्यादा शुगर की कमी हो गई, बहुत ज्यादा शुगर हो गया, तो कहने का मतलब ये ग्रंथि इमरजेंसी कंडीशन में काम करती है, रेगुलर बेसिस पे अपना हार्मोन बना के फालतू का टाइम पास नहीं करती है। समझ में आ गया? तो 3F 4S आप याद रख लोगे, कर लोगे याद। चलो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो हमें आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मैं 2-4 बातें ये भी बताऊं कि आपको मेल हार्मोन कौन सा होता है, फीमेल हार्मोन, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। मेल हार्मोन, नर हार्मोन कौन सा होता है अगर आपसे पूछ ले तो वो तो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये तो सबको ही पता है, अब तो याद हो गया होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ लड़कों में निकलता है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, मेल हार्मोन पड़ गया है। और फीमेल हार्मोन 2 होते हैं बेटा, लड़कियों में 2 हार्मोन होते हैं। कौन कौन से, सुनिए, एक तो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन प्यूबर्टी एज के बाद हर एक लड़की में निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक दूसरा होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, कार्प्स ल्यूटियम वाला, याद है, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलता है। तो ये तो याद है ना, ये तो याद है ना। तो याद रखिएगा कि लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और अगर किसी लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो उसके बाल झड़ जाते हैं, पता है आपको ये बात। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम एक टर्म सुन रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। हार्मोन जब जब इम्बैलेंस होंगे बीमारियां पैदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और फीमेल के अंदर 2 होते हैं, एस्ट्रोजन हर एक लड़की में होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन सिर्फ प्रेगनेंसी के समय निकलता है। पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, ऐसे याद कर लेना। तो कुछ क्वेश्चन कभी कभार यहां से बन जाते हैं, ठीक है। चलो हमने तो ये भी पढ़ चुके हैं कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है। टेस्टिस में कौन सी सेल्स होती है, लेडिंग सेल्स होती है। प्रोजेस्टेरोन कार्प्स ल्यूटियम से निकलता है। कहाँ होती है कार्प्स ल्यूटियम, ओवेरी, अंडाशय में होता है। ये सब पढ़ा चुके हैं आपको ना। चलो आइए अब आते हैं, कुछ बातें करते हैं। चलो क्वेश्चन के बारे में 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी, 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट प्रोडक्ट्स इनटू द डक्ट्स एंड ट्रांसफर इट इनटू बॉडी कैविटीज। अंतःस्रावी गुप्त उत्पादों को नलिकाओं में डालते हैं और इसे शरीर की गुहाओं में स्थानांतरित किया जाता है। भैया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होती हैं, क्या वो अपना सिक्रेशन डक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर करती हैं क्या? बता दो, गलत है या सही है, ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताओ। ये सही है, क्या इनके पास नलिकाएं होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के पास? मैंने तो नहीं पढ़ाया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास नलिकाएं होती हैं। गलत, गलत नहीं होती ना, क्योंकि डक्ट्स किसके पास होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होती हैं, बहिश्रावी ग्रंथियों के पास डक्ट्स होती हैं, एंडोक्राइन के पास नहीं होती हैं। 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं, नाम भी लिखवाए थे, बड़ी छोटी भी लिखवाई थी एक्सोक्राइन में, और एंडोक्राइन में 9 होती हैं, उसमें बड़ी छोटी लिखवा चुकी हूं, जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से वो सब हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो फॉल्स हो गया मैम, गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? इसमें से कौन सी एक एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? अब इसके ऑप्शन थोड़े उटपटांग लग सकते हैं, लेकिन बात तो सही है।
सुनो, इनमें से कौन सी एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? पहला सुनो, हाइपोथैलेमस क्या एंडोक्राइन होती है? बिल्कुल होती है। कहां होती है? ब्रेन में। पिट्यूटरी बिल्कुल होती है। कहां होती है? ब्रेन में। नेक्स्ट, पैराथायरॉइड होती है कहां? गले में। और पेनक्रियास, बेटा पेनक्रियास तो एंडो और एक्सो दोनों की तरह होती है, तो पेनक्रियास को तो हम अकेला एंडोक्राइन नहीं मान सकते, इसे तो हम मिक्स्ड ग्लैंड मानेंगे। इसलिए यहां पर इन ऑप्शन में प्रियोरिटी देते हुए हम यहां पे पेनक्रियास को ठीक कर देंगे। पेनक्रियास एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है, लेकिन एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है, इसलिए अकेला एंडोक्राइन बोलना पेनक्रियास को, अकेला अंतःस्रावी बोलना गलत हो जाएगा। तो पेनक्रियास एंडो एक्सो दोनों की तरह काम करती है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, दोनों का मिश्रित। इंसुलिन बनाता है, पढ़ाया था ना, बीटा सेल होती हैं, लैंगरहैंस, ये सब पढ़ा चुकी हूं आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन के कार्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा एक स्टेटमेंट है जो हार्मोन के लिए गलत है? आप लोग बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है जो हार्मोन का फंक्शन नहीं करता है। पहला है रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। लड़का और लड़की के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करवाने का काम करता है वो हार्मोन का ही होता है बेटा, ठीक है। ए कैसे हो सकता है? ए बिल्कुल होगा बेटा। एक बात बताऊं मैं आपको, प्यूबर्टी एज से पहले लड़कों की आवाज लड़की की आवाज एक जैसी होती है। आपके घर में 3 साल का बच्चा है, उसकी आवाज एक जैसी है। बच्चा, एक छोटा सा लड़का है 3 साल का 4 साल का, क्या करते हैं उनकी मम्मियां? उन्हें फ्रॉक पहना देती हैं, उनकी चोटी बना देती हैं, और कोई पकड़ ही नहीं पाता कि लड़का है या लड़की है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी ये स्टार्ट होती है ना, पीक पे, उसके बाद लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, वो लड़कों की आवाज को भारी कर देता है। लड़कों की दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं। अब उसे फ्रॉक पहनाओगे तुरंत पकड़ लोगे आपके, लड़का है तो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो बच्चा रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं हार्मोन, और साथ में सेक्सुअल डिफरेंशिएशन करवाने का भी काम करते हैं। अगला, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को बिल्कुल मेंटेन करते हैं। अगर हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता बेटा, बी तो ट्रू है एकदम। अगर हार्मोन इंबैलेंस होंगे, इंटरनली एनवायरनमेंट शरीर का खराब हो जाएगा एकदम। अगर मैं आपका थायराइड हार्मोन निकालना बंद कर दूंगी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, हलचल मच जाएगी आपके शरीर के अंदर। चौथा देखो, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यस, हार्मोन ग्रोथ, वृद्धि और विकास तो करवाते हैं। अब तीसरे ऑप्शन में देखो, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बेटा बॉडी के टेम्परेचर को सिर्फ हार्मोन नहीं बैलेंस कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर के लिए मेनली हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। दिमाग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो जो गलत पूछा था वो सी होगा, यहां पे जो गलत होगा वो सी होगा, इसका आंसर बी कतई नहीं होगा बेटा। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्क द वन विच इज नॉट द प्रीकर्सर ऑफ द हार्मोन। एक को चिन्हित करो जो हार्मोन का अग्रदूत नहीं है। अब प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? देखो, प्रीकर्सर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हार्मोन को बनने के लिए उत्तेजित करे, जो हार्मोन को बनने के लिए स्टिमुलेट करे, उसे प्रीकर्सर कहा जाता है, ठीक है। हाँ, साथ में सुनिएगा, प्रीकर्सर का मतलब होता है अग्रदूत। अग्रदूत का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा? जो हार्मोन को बनने के लिए इनिशिएट करे। वो कौन सी चीज नहीं है, है ना, नोट पूछा है। देखो बच्चा, अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो हार्मोन को बनने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी करता है, फॉस्फोलिपिड्स भी करता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रोटीन नहीं करते हैं। एक्चुअली यहां पे इसका आंसर प्रोटीन क्यों सही है, सुनो। प्रोटीन तो खुद प्रोटीन जो होते हैं ना, ऐसा माना जाता है प्रोटीन्स बेसिकली
सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने का काम करते हैं। तो प्रोटीन के तो खुद हार्मोन बने हुए होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, याद तो करो कि दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। दूसरे जो फैट के बने हुए होते हैं, उन्हें हम स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। तो बेटा ये प्रोटीन के तो खुद बने हुए होते हैं हार्मोन, इसलिए यहां पर हम प्रीकर्सर काउंट नहीं कर सकते। प्रीकर्सर हम काउंट नहीं कर सकते किसको, तो 29 का आंसर होगा डी को। बाकी ये तीनों चीज हमारे बॉडी में हार्मोन बनाने के लिए प्रीकर्सर माने जाते हैं, उत्तेजित करते हैं ये हमारी ग्रंथियों को कि भाई तुम हार्मोन बनाओ, हार्मोन बनाओ। समझ गए? इसलिए इसका आंसर डी होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूं यहां पे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा गलत है तो मैंने इसको हटा दिया है, उसकी मिस्टेक है, टाइपिंग के ऑप्शन में मिस्टेक है। तो 30वां आप हटा दीजिएगा उसे। 31वां पढ़ो। विच ऑफ इज ए फैट सोल्यूबल हार्मोन। ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप, हाँ, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लेकिन सिर्फ इनर टेम्परेचर। आउटर टेम्परेचर थैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है बेटा। तो अकेला आप हाइपोथैलेमस कैसे सही कर सकते हो यहाँ पे? ठीक है, इसलिए हाइपोथैलेमस गलत है वो। चलो सुनो, विच ऑफ द इज ए फैट सोल्यूबल हार्मोन। फैट सोल्यूबल हार्मोन कौन सा होता है? एक पूछ रहा प्लांट में हार्मोन होते हैं क्या? क्या प्लांट में हार्मोन बिल्कुल होते हैं? सॉरी, प्लांट में बिल्कुल हार्मोन होते हैं। आपने कभी नाम सुना है एब्सिसिक एसिड? कभी नाम सुना हो तो। एथाइलिन प्लांट हार्मोन है, जैसे हम लोगों में होते हैं, बस इसको नाम थोड़ा सा अलग देते हैं, उन्हें प्लांट रेगुलेटर्स बोलते हैं हम। प्लांट में बिल्कुल हार्मोन होते हैं। आगे पढ़ाऊंगी आपको। एब्सिसिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सब प्लांट हार्मोन होते हैं। बॉटनी की एक लंबी सी क्लास लेंगे एक दिन हम, 3-4 घंटे सारी बॉटनी खत्म कर देंगे एक साथ क्वेश्चन। चलो सुनो, तो वसा में घुलनशील हार्मोन कौन सा है? तो इस चीज को आप इस तरीके से याद रखिएगा, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, और थायराइड मैंने पढ़ाया था 2 होते हैं, T3 और T4। ये दोनों फैट में सोल्यूबल होते हैं बेटा। ये किसके अंदर घुलने वाले होते हैं? फैट में घुलने वाले होते हैं। बस ये इकलौते हमारे शरीर के ऐसे हार्मोन होते हैं जो फैट में घुल सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप ऑरली याद कर लो, है ना। इसे नोटबुक में ऐसे ही नोट कर लो कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जैसे मेन जो है ना वो T3 और T4 होते हैं, वो फैट में सोल्यूबल हो सकते हैं। वो किस में सोल्यूबल हो सकते हैं? फैट में सोल्यूबल हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन 2 होते हैं जो थायराइड ग्रंथि बनाती है, T3 एंड T4। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बुक बेटा जल्दी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द हार्मोन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडिन एमिनो एसिड। देखो इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। आप जानते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है। ये बात बच्चा बच्चा जानता है। हालांकि एसएससी जीडी के एग्जाम में आया था इस साल कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है ना, अमीनो अम्ल होती है। और या तो मैं यूं कह दूं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है, या मैं यूं कह दूं अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो बेटा आपसे यही तो बोला है, हिस्टाडिन अमीनो एसिड से कौन सा हार्मोन बनेगा? कौन सा हार्मोन बनेगा? किससे? हिस्टिडीन अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन के तो हार्मोन बने हुए होते हैं। मैं मां पढ़ा चुकी है कि हार्मोन प्रोटीन से बने हुए हो सकते हैं। तो ये तो आप हिस्टाडीन, हिस्टामाइन, ये ऐसे ही सही कर सकते थे। हिस्टामाइन एक केमिकल है, वैसे तो एक केमिकल है, लेकिन इसे हार्मोन की कैटेगरी में डाल देते हैं हम। और ये हिस्टामाइन कब बनता है? ये हिस्टामाइन बनता है बेटा जब आपको किसी चीज से एलर्जी होती है। किसी को एलर्जी होती है पेंट के मॉलिक्यूल से, किसी को एलर्जी होती है धूल मिट्टी से। ऐसे हर एक अलग अलग चीज से एलर्जी हो सकती है, शायद आपको हो सकती है ना एलर्जी। तो जब आपके बॉडी में कोई ऐसा चीज आता है बाहर से जो आपको एलर्जी करवाता है, तो एलर्जी वो
चीज बाहर से आई है वो नहीं करवाती, वो जैसे ही बाहर से आता है हमारे बॉडी में हिस्टामिन बनता है और इस हिस्टामिन की वजह से आपको एलर्जी होती है। और इस हिस्टामिन को बनाने वाला जो अमीनो एसिड होता है वो मेनली हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है। मैंने पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ये सब क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। और आपको एलर्जी हो जाती है हिस्टामिन के निकलने से, फिर आप एलर्जी के बाद क्या खाते हो? एंटी एलर्जी टैबलेट्स खाते हो। एंटी एलर्जी बोलो या एंटी हिस्टामिन बोलो, बात एक ही है। तो जो एंटी एलर्जिक टैबलेट खाओगे वो आपके शरीर में आकर इस हिस्टामिन के सिक्रेशन को कम करेगी। हिस्टामिन कम निकलेगा, एलर्जी ठीक हो जाएगी। एलर्जी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी बेटा। तो ऐसा एलर्जी जो आसानी से ठीक हो जाए वो एलर्जी अच्छी होती है, वो एलर्जी अच्छी होती है। तो हिस्टामिन एक केमिकल है, लेकिन वो केमिकल हार्मोन की तरह काम करता है, तो कभी कभी हम इसे हार्मोन काउंट कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, डोपामिन के बारे में पढ़ चुके हैं। एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन बोलो, बात एक ही है। और थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। ये दोनों कैसे हार्मोन हैं? इमरजेंसी हार्मोन हैं, ये आपातकालीन हार्मोन है बच्चा। ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं। कौन सी वाली? 3F वाली, 3F वाली इमरजेंसी में निकलते हैं। और 3F का मीनिंग टाइप करके भेजो जल्दी से। 3F का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से टाइप करके बताओ। हाँ, 3F का मतलब, हाँ बेटा, एड्रेनलिन बोलो या एपिनेफ्रिन बोलो, नोर एड्रेनलिन बोलो या नोर एपिनेफ्रिन बोलो, बात बराबर है। चलो, इनको हम आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, सिर्फ आपातकालीन कंडीशन में ही निकलते हैं। जैसे अभी कोरोना का बहुत दहशत हो चुकी है, तो कोरोना से आपको डर लग रहा है, तो डर लगेगा, ये निकलेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं डर लगता है, यही निकलता है। अब ये निकलने के बाद दो ही रास्ते हैं, या तो एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, उस डर का सामना करो, या भाई एग्जाम देने ही मत जाओ, उस हॉल में जाओ ही मत, बाहर भाग के आ जाओ। तो करो या मरो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? विच ऑफ द हार्मोन इज ए प्रोटीन हार्मोन? इनमें से कौन सा एक प्रोटीन हार्मोन है? जब जब प्रोटीन पूछता है भाई साहब, इंसुलिन ऑप्शन होता है, और इंसुलिन ही सही करने देते हैं हम। हालांकि आपको पता है ऑक्सीटोसिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन से पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे? प्राथमिकता हम किसको देंगे? हमेशा इंसुलिन को देंगे। अगर इंसुलिन नहीं होता तब भैया हम ऑक्सीटोसिन पे जाते, तब हम किस पे जाते? ऑक्सीटोसिन पे जाते। अगर है तब तक तो इंसुलिन का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। अगला हार्मोन, अगला क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड विच रिलीज न्यूरो हॉर्मोन्स। अब इससे बात करेंगे हम, न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर, इसकी बात करेंगे हम। चलिए बताइए। अगर आपको हमेशा ही एलर्जी रहती है तब बेटा आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, एक ने कहा डी मींस, डी का तो पढ़ा चुके हैं ना, एंटी डायूरेटिक। प्रियम या प्रीतम, बेटा एंटी डायूरेटिक वैसोप्रेशन होता है, सब पढ़ा चुके हैं, लास्ट क्लास नहीं देखी आपने। चलो सुनो, 34 का आंसर क्या होगा? न्यूरो हॉर्मोन्स, या यहां पे आ सकता है एक टर्म न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो हॉर्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर, सुनो इसका मतलब क्या है। न्यूरो नर्वस सिस्टम है ना, संबंधित लग रहा है ना थोड़ा सा। सुनो, न्यूरो ट्रांसमीटर या नर्वस सिस्टम, बात तो सेम सी लिख रही है। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र किस किस का, कौन से वाला तंत्रिका तंत्र? हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। ऐसा कोई हिस्सा हमारे ब्रेन का जो हार्मोन बना रहा है, तो हम उसे ग्रंथि भी बोलते हैं, और वो ब्रेन का पार्ट भी है, तो उससे निकलने वाले हार्मोन न्यूरो हार्मोन कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? सुनो,
कोई ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो ब्रेन का पार्ट भी है और वो हार्मोन भी निकाल रहा है। ब्रेन का पार्ट है तो उसे नर्वस सिस्टम का हिस्सा भी मानेंगे। हार्मोन निकाल रहा है तो वो एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है, वो अंतःस्रावी तंत्र का भी हिस्सा है। इकलौता ऐसा एक ही पार्ट होता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग का भी हिस्सा होता है और ये हार्मोन भी बनाता है, इसलिए इससे निकलने वाले हार्मोन न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहलाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि डोपामीन किससे निकलता है, बताया था ना, डोपामीन हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो डोपामीन को हम न्यूरो हार्मोन भी बोलते हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं हम। क्या समझे? ऐसा कोई ग्रंथि जो दिमाग का भी हिस्सा है, ब्रेन के पार्ट की तरह भी काम कर रही है, और साथ में बच्चा वो किसकी तरह, वो हार्मोन बनाने का भी काम कर रही है, ड्यूल नेचर का है, तो उससे निकलने वाला हार्मोन न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर कहलाता है। जैसे डोपामीन एक न्यूरो हार्मोन है। समझ में आ गया? चलो आगे। तो इकलौता ऐसी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। ये सब एंडोक्राइन सिस्टम के हिस्से हैं ये। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट, हाँ अगला इसके बाद जो चैप्टर करवाऊंगी मंडे से सोमवार से वो नर्वस सिस्टम ही करवाऊंगी, ठीक है, ब्रेन वाला चैप्टर करवाया जाएगा। नेम द हार्मोन विच टेक्स पार्ट इन द रिलीज ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताया FSH LH ये दोनों कहां से निकलते हैं? पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलते हैं। हमने एक ट्रिक याद की थी ना, फ्लैट में PG याद की थी ना, फ्लैट में PG। तो बेटा इससे FSH था, याद था ना, L से LH था, तो यही तो पूछा है। FSH और LH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालने के लिए कौन सा हार्मोन है जो रिलीज होता है? अब सुनो, मैंने आपको कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ये दोनों पिट्यूटरी से निकल रहे हैं। अब एक बात बताओ, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी को, तभी तो बेटा पिट्यूटरी FSH और LH निकाल पाएगी। पिट्यूटरी किसकी कमांड पे काम करता है? हाइपोथैलेमस की कमांड पे काम कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकाल के भेजेगा और बोलेगा कि जाकर हार्मोन बोल दो पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी FSH और LH निकालो। तो हाइपोथैलेमस वो कौन सा हार्मोन भेजता है जिसकी वजह से पिट्यूटरी FSH और LH बनाना शुरू कर देती है, रिलीज करना शुरू कर देती है। एक्चुअली इनके पास बना हुआ तो पहले ही होता है, लेकिन वो खून में मिक्स नहीं करती है जब तक इनके पास कमांड नहीं आती है। पिट्यूटरी के पास FSH LH बने हुए होते हैं, लेकिन पिट्यूटरी इंतजार करती है कब हाइपोथैलेमस हार्मोन भेजेगा, तब जाकर मैं इसे खून में रिलीज करूंगी। तो वो कौन सा हार्मोन है? वो है B वाला। ये अच्छा क्वेश्चन था, और B में थोड़ी देर पहले पढ़ाया था RI। आप इसे ट्रिक से भी कर सकते थे, लेकिन ट्रिक तो यहां पर भी फेल हो जाती है आपकी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करना चाहिए था। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, जाता है पिट्यूटरी के पास, और जैसे ही जाता है पिट्यूटरी रिलीज कर देती है FSH LH। किसके अंदर? खून के अंदर। तो यही क्वेश्चन ने पूछा कि भाई साहब वो कौन सा हार्मोन है जो जाएगा और जाके FSH और LH का सिक्रेशन, LH को रिलीज करवाना शुरू कर देगा। तो वो कौन सा हार्मोन है? GnRH। किसने बनाया? हाइपोथैलेमस ने। तो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। इसलिए ये मास्टर का भी मास्टर है बेटा, सुपर मास्टर है। चलें आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद मैं आपको समझा पा रही हूं चीजें। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन? इनहिबिटिंग शब्द आते ही आपको किस पे जाना है? इनहिबिटिंग आते ही मतलब हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन ढूंढना है। किससे निकलने वाला? हाइपोथैलेमस से, क्योंकि मैम ने पढ़ाया था इनहिबिट का मतलब होता है बंद करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनना। GH हार्मोन, इसका मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमने ट्रिक में पढ़ा था, कौन बनाता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, आपके बॉडी की ग्रोथ हो गई। अब ऐसा भी तो नहीं है तुम्हें इतना लंबा हो जाना है, एकदम खली की तरह, एकदम इस छत को फाड़ के ऊपर निकल जाना है, इतनी हाइट भी तो नहीं चाहिए ना।
हाइट भी तो एक इतनी होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है एकदम पूरा छत से फट के एकदम तुम हो रहे हो इतने बड़े बड़े आसमान छू जाओगे। हाइट को इनहिबिट करवाना है ना, पिट्यूटरी निकाले जा रही है, जीएच 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 जीएच, आपकी लंबे इतने लंबे हो गए आप, तो आपका हाइपोथैलेमस बैठा है, हाइपोथैलेमस कहेगा पिट्यूटरी बहुत हो गई हाइट, बंद करो अपना जीएच निकालना। तो हाइपोथैलेमस अगेन एक पिट्यूटरी के पास हार्मोन भेजेगा, कौन सा, तो सुनिएगा यहां से GHRH, नहीं इनहिबिट करने वाला, ये तो आप ऑप्शन इसका गलत हो गया, GHIH होगा बेटा, यहां पर IH करना, ठीक है, RH होगा तो वो तो रिलीज करवाएगा, ठीक है, GHIH ऑप्शन ठीक करना इसका, GHIH, डी नहीं होगा, डी कैसे हो जाएगा, सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन एक अलग ही हार्मोन होता है, उसके आगे बात करेंगे। GHIH इसका फुल फॉर्म क्या है, सुनो, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाएगा और बना के पिट्यूटरी के पास भेजेगा और बोलेगा पिट्यूटरी चुपचाप अपना जीएच बनाना बंद करो, बस हो गई तुम्हारी हाइट जितनी देनी थी उतनी। इसको ठीक कर लेना, GHIH है ना, IE है IH, ठीक है, इस तरीके से लिखना। तो GHIH फुल फॉर्म में I आ रहा है, इनहिबिट, तो ये हाइपोथैलेमस बनाएगा, ये हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी को, बोलेगा पिट्यूटरी अपना ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर दे। और एक बात बताऊं, जब आप प्यूबर्टी एज से खत्म हो जाते हैं ना, 18-20 साल के हो जाते हैं, तब ये हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से और इसको कम करवा देता है। इसीलिए 18-20 साल तक आपको जो हाइट मिल गई, हाइट मिल गई, उसके बाद कितना ही लटक लो, कितना ही कॉम्प्लेन पी लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये बंद हो गया, अब ये कभी नहीं निकलने वाला है। 1-2 इंच हो जाती है तो हो जाती है, बढ़ जाती है किसी की हाइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तुम 4 सेंटीमीटर और बढ़ जाओगे, ये सब बकवास है ना, ये सब बकवास बातें होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्क द वन विच इज नॉट इनहिबिटेड बाय द इफेक्ट ऑफ सोमेटोस्टैटिन। क्या कह रहा है कि एक को चिन्हित करें जो सोमेटोस्टैटिन के प्रभाव से बाधित नहीं है, जो सोमेटोस्टैटिन के प्रभाव से बाधित नहीं है। यहां पे थोड़ा सा क्लास बफर करने लग गया है बेटा, इंटरनेट चला गया है, 1 सेकेंड। बच्चों अभी बताना क्लास वापस चल गई क्या, क्योंकि बीच में ना इंटरनेट चला गया था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। बाहर बारिश होने लग गई है बेटा, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट करने लग गया है। बच्चों इंटरनेट बिल्कुल गायब हो चुका है, मुझे शायद क्लास यहीं तक रोकनी पड़ेगी अभी ना। अब मंडे को ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, बाकी नर्वस सिस्टम भी स्टार्ट करूंगी मंडे को। ये क्लास यहीं पे रोकनी पड़ेगी, उसका रीजन यही है कि अब बारिश बाहर बहुत स्टार्ट हो चुकी है और क्लास बार बार बच्चों जो बचे हुए हैं वो हम मंडे को करेंगे, और कल स्टडी वाली क्लास में सब लोग आ जाइएगा, क्योंकि कल वाली क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक नंबर बिल्कुल आएगा अगर मैं संडे को क्लास ले रही हूँ, इसका मतलब समझना वो स्पेशली क्लास होने वाली है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो कल 8 बजे लूंगी, तो 8 बजे मिल जाइएगा, और बाकी ये क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे वो मंडे को करेंगे, और मंडे को नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे अपन।